हेलो स्टूडेंट, आई एम योर कपिल सर और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम मेथड फॉर मेजरिंग द नेशनल इनकम। इससे प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था वैल्यू एडेड मेथड और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकम मेथड। तो देखिए, इनकम मेथड के थ्रू हम लोग क्या निकाल सकते हैं? नेशनल इनकम तो निकाल सकते हैं, लेकिन इनकम मेथड से डायरेक्ट नेशनल इनकम नहीं निकाल सकते। इनकम मेथड से हम डोमेस्टिक इनकम निकाल सकते हैं। यहां पर जो दिया हुआ है एनडीपीएफसी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, इसी को हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। तो जितनी भी फैक्टर सर्विसेज के बदले में जनरेटेड इनकम है हमारे देश के अंदर, जितनी भी फैक्टर इनकम है वो सब यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेटेड फैक्टर इनकम को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं एनडीपीएफसी में। तो एनडीपीएफसी कैसे कैलकुलेट करते हैं इनकम मेथड के थ्रू? सो इट इज जस्ट ओनली द सम ऑफ ऑल द प्रोडक्टिव सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज generated inside the domestic territory of a country. Okay, तो इसी फ्लो में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एनडीपीएफसी को डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना है? 3 लेवल की इनकम को ऐड कर देना है। तो 3 लेवल की इनकम कौन सी है? पहली इनकम है जो एम्प्लॉयमेंट से है यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। जो भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को उनकी प्रोडक्टिव सर्विसेज के बदले में देता है, वो सभी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट आता है। तो यहां समझ में आया कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को जो भी दे रहा है उनकी प्रोडक्टिव सर्विसेज के बदले में, वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट है। उसी तरह से सेकंड पॉइंट में हम आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस है क्या? देखिए, ऑपरेटिंग सरप्लस वो सभी एक्टिविटी जो कि किसी प्रॉपर्टी से इनकम को दे रही हैं या फिर किसी एंटरप्रेन्योरशिप से इनकम को दे रही हैं, और वो एंटरप्रेन्योरशिप कैसा है? ऑर्गेनाइज्ड है। यानी कि कंपनीज में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन सब की इनकम को हम लोग किसमें इन्वॉल्व करेंगे? ऑपरेटिंग सरप्लस में। और थर्ड पॉइंट हमारा जो आता है वो है मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में किनकी इनकम इन्वॉल्व होगी? जो ओन स्टेट, इट मींस अपने ही रिसोर्सेज से वर्क कर रहे ओन स्टेट वर्कर्स हैं, जैसे कि फार्मर, बार्बर। उसी तरीके से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इकोनॉमी का, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कैसे? रिटेलर्स जितने भी हैं, ओके, या जो अनकॉर्पोरेटेड है, वो सब किसमें, उनकी इनकम किसमें इन्वॉल्व होगी? मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व होगी। ओके, सेम एज मैनर सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज से। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एनडीपीएफसी के इक्वल होती है बाय इनकम मेथड। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दे रखा तो डेफिनेटली हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को देता है उन इनकम का सम करके हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को डिटरमाइन इजीली कर सकते हैं। ओके, तो अगर यहां तक मैं समझता हूं कि कोई आपको डाउट नहीं है, तो हम फर्दर चलते हैं। देखिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना है? सैलरी एंड वेजेस को लेना है। सैलरी एंड वेजेस डेफिनेटली उसकी प्रोडक्टिव सर्विसेज के बदले में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देता है या वेजेस देता है। ओके, तो सैलरी इन कैश भी हो सकती है और इन काइंड भी हो सकती है। इन कैश कैसे होगी? जो भी उसे कैश एज अ सैलरी दे रहा है वो सैलरी इन कैश है। लेकिन सैलरी इन काइंड क्या होगी? सैलरी इन काइंड जो भी उसे सर्विसेज दे रहा है, जैसे उसे रेंट फ्री हाउस दे दिया, जैसे उसे कार की फैसिलिटी दे दी, ये सब क्या है? उसके बदले में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से कुछ नहीं ले रहा। आपने देखा होगा बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स में या प्राइवेट जॉब्स में भी बहुत सारी फैसिलिटी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को देता है।
ओके, जैसे कि वो फैसिलिटीज कौन सी होती हैं, उसे रेंट फ्री हाउस दे दिया, उसे कार दे दी। तो इस तरह के जो फैसिलिटीज हैं इन काइंड की, वो सब किसमें इन्वॉल्व होगी, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड में इन्वॉल्व होगी। या फिर कोई बोनस है, बोनस भी सैलरी एंड वेजेस में ही इन्वॉल्व किया जाएगा। सेम एज मैनर सेकंड पॉइंट है कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जो भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में दे रहा है, या फिर ग्रेच्युटी के फॉर्म में दे रहा है, या फिर वेलफेयर एक्सपेंसेस की तरह दे रहा है, वो सब कंट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कंट्रीब्यूट करके कर रहा है, तो वो भी पार्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का। यहां पर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ही इन्वॉल्व करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इन्वॉल्व नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली सैलरी एंड वेजेस में पहले ही हम इन्वॉल्व कर चुके हैं। तो अब अगर हम अगेन इन्वॉल्व करेंगे तो वहां पर डेफिनेटली आप सही कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेना है और सैलरी एंड वेजेस लेनी है। अगर आप सैलरी एंड वेजेस भी ले लेते हैं और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी ले लेते हैं तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑलरेडी सैलरी एंड वेजेस का ही पार्ट होता है। तो यहां क्या करना है, सैलरी एंड वेजेस लेनी है, और क्या करना है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेना है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में। ओके, अब हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं, तो है ऑपरेटिंग सरप्लस। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, इन दोनों का सम होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप और मैं सेक्टर वाले को ऐड करके ऑपरेटिंग सरप्लस को कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर समझिए कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कौन सा है और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप कौन सा है। तो देखिए, हमारी जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो जमीन के ऊपर चाहे जमीन के नीचे, जमीन के नीचे क्या होती है, जमीन के नीचे माइंस होती हैं, जिनसे हम क्या निकालते हैं, आयरन निकाल सकते हैं, कोल निकाल सकते हैं। तो वो सब क्या है, जमीन के नीचे की प्रॉपर्टी है। और जमीन के ऊपर की प्रॉपर्टी क्या है, जो जमीन की फर्टिलिटी है। ठीक है, या फिर हम जमीन के ऊपर कोई बिल्डिंग बनवा दें और उस बिल्डिंग को किसी को दे दें और डेफिनेटली उससे हमें इनकम रिसीव हो सकती है एज अ रेंट। तो देखिए, रेंट भी एक इनकम है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा, ऑपरेटिंग सरप्लस में इन्वॉल्व होगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी से इनकम हमें किस किस फॉर्म में होगी, ठीक है, बिल्डिंग, जो हमने बिल्डिंग बनवाई है उस बिल्डिंग को हमने रेंट पर अलाउ किया है और वहां से हम रेंटल इनकम को ले रहे हैं, तो वो सब क्या है, रेंट है, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट है। अच्छा, यहां भी हमें ध्यान देना है कि जो रेंट है, रेंट दो तरह से हमें रिसीव हो सकता है। एक, हम अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको एक्चुअल में किसी को देते हैं, यानी कि एक्चुअल रेंट, एक्चुअल में किसी को देते हैं उस बिल्डिंग को और उसके बदले में हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट रेंट का मिल रहा है। ओके, सेम एज मैनर एक और होता है, वो है इंप्यूटेड रेंट, यानी कि एस्टिमेटेड रेंट। सपोज दैट आपने बिल्डिंग तो बनवाई, लेकिन आप उस बिल्डिंग को किसी थर्ड पार्टी को नहीं दे रहे एज अ रेंट, बल्कि उस बिल्डिंग की सर्विस आप खुद ले रहे हैं, यानी कि ओनर खुद उस बिल्डिंग की सर्विस ले रहा है। तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई चीज इन काइंड होती है तो भी हम उसे इन्वॉल्व करते हैं। तो डेफिनेटली बिल्डिंग की सर्विस इन काइंड है और उस सर्विस को एज अ ओनर आप एंजॉय कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बिल्डिंग ने तो सर्विस जनरेट की है और वो सर्विस आप ले रहे हैं और आप चाहें तो उसको मार्केटेबल भी करा सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज मार्केटेबल किया जा सकता है उसे हम नेशनल इनकम में इन्वॉल्व करते हैं। तो यहां जो रेंटल इनकम है, ओके, इंप्यूटेड, ओके, एंड एक्चुअल, दोनों को इन्वॉल्व करके मानेंगे। ठीक है, रॉयल्टी, अगर आपके पास कोई माइन है तो आप अपना वो राइट, जैसे आप एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं उसमें से कोल का और कोल को बेच सकते हैं।
ठीक है, आप खुद नहीं करते हैं बल्कि उस एक्सट्रैक्शन के राइट को किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर देते हैं और उसके बदले में आप एक तरह का स्पेसिफिक चार्ज लेते हैं। उस स्पेसिफिक चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? रॉयल्टी बोलते हैं। उस स्पेसिफिक चार्ज को हम लोग रॉयल्टी बोलते हैं। जैसे कोल माइन से कोल निकालने पर दिए जाने वाला चार्ज है रॉयल्टी। तो जितना टन या जितना आउटपुट रॉयल्टी जितना टन या जितना आउटपुट निकलेगा उस पर रॉयल्टी इंपोज की जाती है। थर्ड है इंटरेस्ट। अगर आप किसी को लोन एडवांस करते हैं तो डेफिनेटली उसके बदले में आपको एक इनकम मिलेगी। उस इनकम को हम क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट बोलेंगे। वो उस लोन को देने के बदले में आप रिसीव कर रहे हैं। और थर्ड आता है, मतलब सेकंड आता है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप की सीधा सीधा इनकम है प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट दे रखा है तो इट इज गुड, अगर नहीं दे रखा तो डिटरमाइन करेंगे। कैसे करेंगे डिटरमाइन? प्रॉफिट इक्वल्स टू द सम ऑफ 3 रिटेन्ड अर्निंग, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स एंड डिविडेंड। तो रिटेन्ड अर्निंग की सबसे पहले हम बात करते हैं। रिटेन्ड अर्निंग मींस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। तो जो रिटेन्ड अर्निंग है वो क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है प्राइवेट सेक्टर का। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या है भाई? वो अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए या फिर फ्यूचर लायबिलिटीज के लिए, जो फ्यूचर कंटिजेंसीज हैं उनके लिए, जिनका जो अननोन है उनके लिए कुछ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट वो सेव करके रख सकता है, या बिजनेस को एक्सपेंशन के लिए भी वो रख सकता है। उसे हम क्या बोलेंगे? रिटेन्ड अर्निंग बोलेंगे, या फिर सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बोलेंगे। तो ये भी पार्ट है प्रॉफिट का। प्रॉफिट में से ही बचाया जाता है रिटेन्ड अर्निंग। एंड सेकंड है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। ये एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है जो कंपनी की प्रॉफिट पर इंपोज किया जाता है, उनकी इनकम पर इंपोज किया जाता है। तो ये भी किसका पार्ट है? प्रॉफिट का पार्ट है। अब हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं, वो है डिविडेंड। देखिए, हर एक शेयर होल्डर को कंपनी में जो पर्टिकुलर पर्सन पैसे इन्वेस्ट करते हैं एज अ ओनर, उनको हम उनके शेयर होल्डर्स बोलते हैं। तो जो शेयर होल्डर्स हैं, जिसने जितना शेयर अपना बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, उसके बदले में उसे उतना प्रॉफिट मिलता है। उसी प्रॉफिट को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। यानी कि वो प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स में डिवाइड होता है उनके शेयर्स के अकॉर्डिंग, उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड इज आल्सो द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। रिटेन्ड अर्निंग रखने के बाद, टैक्स काटने के बाद जो बचता है उसे शेयर होल्डर्स को दे दिया जाता है, और शेयर होल्डर्स के शेयर के अकॉर्डिंग दिया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। तो प्रॉफिट को हम इन तीनों का सम करके निकाल सकते हैं। प्रॉफिट हो गया इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, और ये हो गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो अब हम आते हैं मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके थे, मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अगर कोई भी अपने ओन स्टेट वर्कर्स हैं, जैसे कि फार्मर, बार्बर, या फिर ऐसे हैं जो अनकॉर्पोरेटेड हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं, ठीक है। जैसे कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में आपने रिटेलर्स देखे होंगे। तो जो रिटेलर्स हैं, प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाले हैं, तो वो सब किस में इन्वॉल्व हो जाएंगे? मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो हमारी जो इनकम है वो इन 3 लेवल से जनरेट होगी, और इन तीनों का सम करके हम एनडीपीएफसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार इन शॉर्ट में हम पूरा दोबारा से समझते हैं। स्टूडेंट, फिर से हम समराइज करते हैं इनकम मेथड को। तो इनकम मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग डिटरमाइन करते हैं एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी कैसे डिटरमाइन करते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकालते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैसे निकालते हैं? सैलरी एंड वेजेस को प्लस करते हैं इन कैश, यानी कि कैश में, इन काइंड यानी कि रेंट फ्री हाउस दे दिया या कार की फैसिलिटी दे दी, उस तरह से, और प्लस करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। कंट्रीब्यूट जो कर रहा है एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, जैसे कि प्रोविडेंट फंड में कर रहा है, या ग्रेच्युटी के लिए कर रहा है, या फिर अपने एम्प्लॉय के लिए या वर्कमैन के लिए कोई भी वेलफेयर फंड में कोई पैसा डाल रहा है।
उसके अलावा ऑपरेटिंग सरप्लस हम लोग निकालेंगे। ओके, ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकालेंगे? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को ऐड करके। प्रॉफिट नहीं दे रखा तो हम रिटेन्ड अर्निंग, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और डिविडेंड को ऐड करेंगे। एंड देन आफ्टर मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड को ऐड करेंगे। इन दैट मैनर वी कैन एबल टू डिटरमाइन एनडीपीएफसी। ओके, फिर से स्टूडेंट्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पूरी वीडियो को पार्ट वाइज देखें, यानी कि जो इसके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट थे उन्हें भी देखें, आप एक भी वीडियो को स्किप ना करें। थैंक यू स्टूडेंट।